नमस्कार, मैं राघव टीएनसी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा बेहद खास प्रोग्राम स्वामी सत्य वेदांत एक मधुर स्मरण। और इस प्रोग्राम में, इस शो में हम सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित करते हैं हमारे देश की जानी-मानी आरजे ऋचा अनुज जी को, जिनको कौन नहीं जानता। नमस्कार, प्रणाम। इसके अलावा हमारे साथ में हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। सबसे खूबसूरत बात ये है कि आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्यारे, हम सबके प्यारे, देश और विदेश में कहीं की भी बात करें तो हमारे स्वामी सत्य वेदांत जी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। उनकी इतनी खूबसूरत यादें हमारे साथ में हैं और हम यही मानते हैं कि वो आज सिर्फ शरीर से हमारे साथ में नहीं है, लेकिन जो है सूक्ष्म शरीर में वो आज भी हमारे साथ में है, हमारे दिल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ऋचा अनुज जी से, और मैं आग्रह करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ख़ास और बहुत मधुर इतनी सारी स्मृतियाँ हैं आपके पास में। तो कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आप? वाक़ई राघव जी, इतनी इतनी यादों का जब खज़ाना होता है तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन मैं स्वामी सत्य वेदांत से 2011 में सबसे पहले मिली, तो 11 साल हो गए। और मुझे अभी भी याद है जब पहले दिन हम कैंप में पहुँचे थे, उनका नियो ज़ेन का कैंप था और वो मेरा पहला कैंप था। तो मेरी माँ उससे पहले ओशो संन्यास भी ले चुकी थी और इत्तेफ़ाक ऐसा है कि माँ को भी स्वामी सत्य वेदांत ने ही संन्यास दिया था। और उस समय कुछ ऐसा हो रहा था, एक फ़ेज़ था कि मैं प्रोफ़ेशनली चूँकि एक टॉक शो ज़िंदगी लाइव होस्ट करती थी, बहुत स्ट्रेस था, सब कुछ था, तो मैं बहुत चिड़चिड़ी, ऑफ़िस में भी मतलब हर समय गुस्से में, चिड़चिड़ में रहने वाली। पता नहीं कैसे हुआ, मेरी माँ ने कहा कि हम जो कैंप में जा रहे हैं, तुम चलोगी क्या? तो जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, क्या है, कौन-सा है? मतलब मुझे कुछ नहीं पता, नियो ज़ेन क्या, स्वामी सत्य वेदांत कौन, मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो माँ ने कहा चलो। तो हम दोनों निसर्ग पहुँच गए। वहाँ पर भी मेरा थोड़ा ऐसे एटीट्यूड था कि मतलब बहुत बहुत इन्वॉल्व्ड नहीं होते ना जैसे, लेकिन मुझे आज भी याद है 5 मई 2011, तो स्वामी चैतन्य कीर्ति जी और स्वामी सत्यवेदांत जी का बर्थडे एक ही दिन होता है। और उस समय नीलम माँ भी थी और मुझे पहली वो सबसे जो स्मृति है ना, जिसको कहते हैं समोसा पार्टी हुई थी निसर्ग में। हम लोग को बताया गया था ये दोनों स्वामी जी लोगों का आज बर्थडे है, तो नीलम माँ ने समोसे वगैरह बनाए। तो मुझे धीरे-धीरे वहाँ की वार्मथ बड़ी अच्छी लगने लगी क्योंकि मैं एक बड़े ऐसे मूड में गई थी। और लास्ट डे से एक दिन पहले माँ ने ऐसी, पता नहीं, माँ ने भी शायद डरते हुए, सकुचाते हुए पूछा कि संन्यास लेना है? तो वो भी ना, मैंने मतलब जैसे मुझे कुछ पता नहीं कि अच्छा ठीक है, ले लेते हैं। एक होता है लोग बड़ा सोचते हैं क्या है, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं शायद बोलती हूँ ब्लेस्ड, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ संन्यास लेने के लिए बहुत लंबी लाइन होती है, 10-10, 15-15 लोग। हमारा छोटा-सा कैंप था, वो शिविर छोटा-सा था और हम सिर्फ 3 लोग संन्यास लेने वाले थे उस दिन। तो क्या होता है ना, समय भी बहुत होता है, इत्मीनान होता है, तो पहले स्वामी जी ने एक शाम पहले हम लोग को मिलने बुलाया अपने कमरे में, बात-वात की। पता नहीं क्या हुआ, जो मैं बोल रही हूँ ना कि मैं अंदर एक बड़ा भरी हुई थी, पेंट अप जैसे गई थी, निसर्ग, चिड़चिड़ी सी। और बस ओशो का वो वाला डिस्कोर्स चला जहाँ वो कहते हैं कि भगोड़ापन मैं नहीं सिखाता, यहाँ से जब तुम वापस जाओगे तो ऐसे ही नहीं रहोगे जैसे यहाँ आए थे, और नदी है, भरो पियो, कुछ ऐसे जो पूरा है। और मेरे आंसू, मेरा जो मेल्टिंग शुरू हुई ना, मेरे आंसू शुरू, धड़ 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 धड़, फिर मेरा रोना शुरू हो गया। तो चूंकि हम 3 लोग थे तो मैं, अच्छा फिर मुझे बिठाया स्वामी जी के सामने और मैं तो रोए जाऊं, मेरा तो रोना ही बंद ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन मैं बहुत रोई। तो स्वामी जी इतने प्यार से ना, उन्हें भी कोई जल्दी नहीं थी कि अच्छा 3 ही लोगों को संन्यास देना है, तो वैसे बैठ गए। इतनी स्वीट वो मुस्कान मैं आज तक भूल नहीं सकती। बोले जब चुप हो जाओगी तब मैं ये माला पहनाऊंगा। फिर मैं भी इत्मीनान से अपना समय लेकर रोती रही, रोती रही, रोती रही। जब पता नहीं क्या हुआ, जब मैं अपने नेचुरली व्हेन आई बिकेम साइलेंट, फिर उन्होंने मुझे माला दी और मेरा संन्यास नाम दिया मुझे। और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन था। मतलब मैं वापस अपने ऑफिस घुसी हूँ, जब वापस आके तो कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही नेचुरली। और मुझे कितने लोग बोल रहे हैं अरे तुम बड़ी डिफरेंट लग रही हो, कोई कह रहा है अरे बड़ी सुंदर लग रही हो, क्या किया? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरे बॉस ने कमेंट दिया था, बोले अगर तुम ओशो मेडिटेशन कैंप से इतनी शांत होके आती हो तो मैं तुम्हें हर महीने छुट्टी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम इतनी एक कामनेस के साथ वापस आई हो। तो वो जी। आई थिंक स्वामी सत्यवेदांत जी के साथ मेरा पहला जो इतनी सुंदर याद है, वो आज भी मैं मतलब फील कर पाती हूँ। उसके बाद तो फिर खैर 11 साल में बहुत मुलाकातें हैं, बहुत बैठना उठना साथ होता रहा, बढ़िया।
बहुत खूब। हमारे साथ में स्वामी चैतन्य कीर्ति जी भी हैं। मैं अभी उनसे चाहूँगा क्योंकि आपका और स्वामी जी का बर्थडे भी सेम डे में आता है, 5 मई को। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सेम ज़ोडिएक साइन के होते हैं तो लाइक माइंडेड भी होते हैं और ऐसे में ओशो मैं हूँ ना, तो कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? नमस्कार। ये जो स्वामी सत्यवेदांत जी के लिए ये मधुर स्मरण हो रहा है, ये मधुर व्यक्ति ही थे, इसलिए स्मरण बहुत मधुर है। इतने मधुर के आप वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी मधुरता थी उनके जीवन में, संस्कार, परिष्कार। वो मैंने पहले दिन से ही अनुभव किया जब वो आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। एक ग्रेस थी उनके प्रवेश करने में भी। ओशो उन दिनों 1975 की बात है कि कबीर पर बोल रहे थे। कबीर प्रवचन माला थी, चाहे कबीर दीवाना थी या गूंगे के सरकरा थी, ये मुझे याद नहीं है, पर 1975 के प्रारंभ में थी वो। और ये एक जैसे कोई ब्राह्मण शालीन व्यक्ति धीरे धीरे द्वारहीन द्वार से प्रवेश करता हुआ आ रहा है। तो मैंने देखा, मेरी सहज उत्सुकता जगी कि मैं जाके बात करूं, ये कौन है, इस तरह के व्यक्ति आते नहीं है। तो मैंने उनका परिचय पूछा, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर वसंत जोशी हूँ, अमेरिका से आया हूँ और ओशो की कुछ साहित्य पढ़ा है मैंने और मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। तो उस समय मैं उनको माँ योग लक्ष्मी जो कि ओशो की सचिव थी, उनके ऑफिस तक छोड़ दिया जाके। फिर 2 दिन बाद देखा कि वो तो माला पहने हुए सन्यासी हो चुके हैं और फिर हमने एक दूसरे को गले लगाया और ज्यादा पूछा और उन्होंने बताया मेरा नाम मिला है मुझे स्वामी सत्य वेदांत। अब ये भी एक तरह से जैसे ब्राह्मणों वाला नाम होता है ना, ऐसा मुझे लगा कि एकदम उपयुक्त नाम मिला है उनको। और उस दिन से वो सिर्फ नाम ही नहीं था, वो उन्होंने अपने जीवन से परिलक्षित किया ओशो की देशनाओं को, ओशो की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में प्रचारित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए जैसे तैयार होके बाहर निकले। ओशो अक्सर अपने निकटतम शिष्यों को ये नहीं कहते कि ध्यान में लग जाओ, वो कहते हैं काम में लग जाओ। उनको वो ऐसा भरोसा होता था कि इनका काम ही इनका ध्यान बनेगा। तो ओशो ने किसी चीज का एक तरह से, अगर उनके भीतर एक ज्ञानवान व्यक्ति की, प्रबुद्ध व्यक्ति की जो खिलावट थी, वो जो दिखी, उसका उन्होंने पूरा उपयोग किया। उसको और विकसित करने में उसने उनको तराशा, निखारा और दुनिया में भेजा। और उनके भीतर से सहज ही निकला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और जैसा कि हम दोनों प्रकाशन विभाग से जुड़े थे, तो शुरू से ही हम दोनों प्रकाशन विभाग में जुड़ गए। प्रेस कार्यालय में, किताबों के छापने में हम दोनों एक तरह से अभिन्न मित्र से बने रहे। और बाद में कुछ दिनों बाद पता चला, जब जन्मदिन आता था तो मैंने कहा मेरा भी जन्मदिन है आज। तो तो पता लगा कि बस उनका 1940 में जन्म हुआ था और मेरा 1950 में हुआ था, बस दिन एक ही था। तब से हम इस कारण नहीं, लेकिन एक सहज अस्तित्वगत रूप से हम बहुत आत्मीय हो गए, अभिन्न हो गए, एक दूसरे फेलो ट्रैवलर्स जैसे कहते हैं ना, कि सह यात्री हो गए हम ओशो के काम में भी। और वो जो शुरुआत पहले दिन से हुई थी, वो आखिरी सांस तक बनी रही। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि आगे बढ़ने से पहले स्वामी सत्यवेदांत जी ने एक गीत लिखा था और जो है ओशो को दिया गया और बाद में वही गाना जो है जो है आप कह सकते हैं प्रवचन माला में या उसमें दर्शन डायरी में कहीं लिखा हुआ है वो गीत। और फिर उस गीत को जो है
सुरक्षा माँ को स्वामी जी ने सौंपा और बताया कि किस तरह से करना है। तो वो बहुत प्यारा सुंदर गाना, जो गीत स्वामी सत्यवेदांत जी द्वारा लिखा गया, वो मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। प्रभु श्री मन के पार करो हे प्रभु श्री मन के पार करो हे मन के पार करो
बहुत सुंदर, ये जो इतना खूबसूरत गीत स्वामी जी ने लिखा और उतनी मधुर आवाज में श्रद्धा माँ ने बहुत खूबसूरत तरीके से उसे गाया भी, क्योंकि स्वामी जी ने खुद उनको गाइड किया था कि क्या और कैसे इस गाने को गाना है। इतना भावनात्मक कि जहां पर लगता है कि ये गाना पूरा सीधा स्वामी सत्यवेदांत जी से होता हुआ ओशो के साथ में हमें जोड़ता है पूरी तरह से। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा स्वामी जी, आप पर पहले आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ऋचा अनिरुद्ध जी या हम सब कहें कि बहुत ही भावना में के अंदर चले गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शुरुआती दौर से ही आश्रम के अंदर ज्यादातर जो लोग आते थे, खास तौर पे जो वीआईपीज होते थे या इस तरह के लोग होते थे, उनको भी आश्रम में टेक केयर करना और बहुत सारी चीजें जो हैं स्वामी जी ही देखा करते थे। तो कोई संस्मरण उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर आप शेयर करना चाहेंगे? समय समय पर बहुत लोग आश्रम में आए और स्वामी जी की प्रमुख भूमिका होती थी उनका स्वागत करना, उनको मिलना, उनको उनके साथ बातचीत करना, उनको अटेंड करना। पर वो जो समय था, एक प्रकार से ओशो काफी विवादास्पद थे पूना 1 के दिनों में, और अखबारों में आलोचना ही ज्यादा छपती होती थी। तो उस समय इनकी भूमिका बहुत जोरदार थी। ओशो अगर हिंदी में भी बोल रहे हैं तो चीज तो अंग्रेजी में ही जानी है मीडिया में, तो तुरंत हम मिलके ओशो के प्रवचन के वो हिस्से अनुवाद कर डालते थे जो दुनिया भर में भेजने हैं, और उसके आधार पर एक प्रेस विज्ञप्ति बना लेते थे। ये हम मिल के काम करते थे। तो या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो स्वामी जी चल पड़ते थे। ये सारी उन दिनों की उनकी भूमिका रही है। लेकिन ये भी रहा कि उस समय उन्होंने अपनी जो क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी अमेरिका में उनका जॉब था, ओशो के कहने पर छोड़ा, और फिर आना जाना भी बना रहा। तो ये उनकी भूमिका इतनी ज्यादा वो नहीं थी उस समय जितनी के पूना के अंतिम दिनों में हुई। ओशो ने बोलना बंद कर दिया 24 मार्च, आज के ही दिन 24 मार्च 1981, और उस दिन से स्वामी सत्यवेदांत की भूमिका शुरू हुई। और ओशो ने उनको कहा कि तुम मेरी जगह पर बैठ के ज्वांतसु, जहाँ आज समाधि है ओशो की, वहां बैठ के लोगों को संन्यास में दीक्षा दो, ऊर्जा दर्शन दो। और वो ओशो के मीडियम बन गए एक तरह से। जो भारत से जो लोग आते थे उनको संन्यास में दीक्षा देने का काम स्वामी सत्यवेदांत को मिला, और ओशो स्वयं पब्लिकली मौन में चले गए। तो ये जो अंतर जगत का कार्य था उससे जोड़ा उनको ओशो ने। ये बहुत कम लोगों को पता होता है इस बात का कि उनको तो अक्सर हम देखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में जाके सत्यवेदांत अपने प्रवचन देते रहे या ओशो को प्रस्तुत करते रहे। इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में बाबा रामदेव के साथ भी उनका एक विवाद हुआ था, उसमें भी इस तरह की भूमिकाएं निभाते रहे। लेकिन ये अंतर जगत की जो भूमिका थी कि एक तरह से भारतीयों के लिए वो पहले मीडियम बन गए, जिनको संन्यास देना है, दीक्षा देनी है, और
बाहर से मेरा रोल ये था कि जो सन्यास के फॉर्म आएंगे, नाम आएंगे मेरे पास, उनको नाम और एक तरह से जो सर्टिफिकेट पर क्या नाम लिखना है वो मैं बना के भेज देता था अंदर। फिर उनको जब उनका दर्शन होता था तो मुझे पता होता था कि कौन व्यक्ति आज सन्यास दीक्षा ले रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति काम नहीं था। पहले एप्लीकेशन आती थी, मेरे पास पहुंच गई और मैंने फिर उनके नामकरण कर दिए और फिर अंदर गए और फिर अपना उनको दीक्षा मिली, उनको नाम मिला। इस प्रकार ये सिलसिला 24 मार्च 1981 को शुरू हुआ। फिर जब ओशो अमेरिका पहुंच गए तो इनका भी जाना हुआ। जून के प्रथम दिन ओशो अमेरिका पहुंच गया 1981, और मुझे रुकना पड़ा क्योंकि ओशो का निर्देश था कि जो मैं न्यूज़ लेटर निकालता हूँ हर 15 दिन में, वो साल भर के इकट्ठे निकाल के छोड़ के आऊं और बाद में डिस्पैच होते रहे, तब मैं आ सकता हूँ। तो वो मैंने अक्टूबर तक कर दिए और मैं भी पीछे पीछे पहुंच गया। लेकिन तब तक ओशो रजनीशपुरम में वेदांत जी नहीं आए थे, उनको थोड़ा और समय लगा। जो घर से भी जुड़े हुए थे, उनकी एक बेटी है, उनका एक बेटा है, तो उन सब से भी जुड़े हुए थे। और शीला, मां आनंद शीला की बड़ी बहन उनकी पत्नी थी। ये सब पारिवारिक चीजें भी थी कुछ जिनकी वो करनी थी उन्होंने। तो लेकिन यथा समय वो फिर वहाँ जैसे ही रजनीशपुरम सेट हुआ वो आ गए, और फिर तो हम एक ही रूम में रहने लगे। वहाँ रजनीशपुरम में हमें एक ही रूम दिया गया दोनों को रहने के लिए। उनको पता था कि हम वी आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड in harmony with each other, fellow travelers. So this was like Osho knew it, so this way it happened. तो हम जोली बन के रहे एक तरह से। बिल्कुल स्वामी जी, हमारे साथ में ऋचा जी है। मैं अब ऋचा जी के पास में आना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया खास तौर पे कि स्मृतियां बहुत सारी हैं, यादें बहुत सारी हैं, और मुझे इतना पता है कि आप टूट करके, मतलब एक कह सकते हैं कि ज़हनी तौर पर आत्मीयता से एक आत्मा के रूप में बहुत अच्छे से आप जुड़े ओशो से स्वामी सत्यवेदांत जी की द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं आपके पास में। मैं कहूँगा कि जो अध्यात्म की तरफ आपके जीवन की जो शुरुआत हुई, उसका पहला पड़ाव, और यूं कहूंगा कि अभी तक का पड़ाव आपका स्वामी सत्यवेदांत जी रहे। तो मैं कुछ और जानना चाहूंगा कि क्या और कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास में कुछ खास तस्वीरें भी हैं आपकी जो पिछले दिनों आपने शेयर की थी, हम उनको लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन जी राघव जी, स्वामी सत्यवेदांत जी से मैंने एक चीज जरूर सीखी। उनकी 2-3 चीजें थी। मैं जैसे लिख रही थी तो पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली एक ही अल्फाबेट से आया, पेशेंस, पैशन एंड परसिवियरेंस। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, अभी जैसे कई बार मैं और माँ जैसे बात कर रहे हैं, और पिछले 5-6 साल से उनकी कुछ ना कुछ सेहत की इश्यूज हो रहे थे। पहले चैतन्य कीर्ति स्वामी जी को याद होगा, आंखों की उनकी प्रॉब्लम हुई थी, उनकी आंख की सर्जरी हुई थी। उसके बाद भी मतलब सर्जरी हुई है, उसके थोड़े ही दिन बाद मैं उनसे मिलने गई ओशो धाम में। वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा इरिटेट होकर कहा भी कि स्वामी जी, माँ ने भी कहा, हम लोग के साथ कई बार ही होता था, हम कहते स्वामी जी आराम कीजिए, तो वो कहते थे कि नहीं, अब मेरी लाइफ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत लंबा जीना है या ऐसा कुछ और बहुत करना है। इतने फोकस्ड जिसको कहते हैं ना, कि जब तक हूं मेरी आखिरी सांस तक मुझे ओशो का काम करना है, तो मैं आराम आराम में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो उनको ये नहीं था कि मुझे भी आंखों को रेस्ट दूं तो मेरी आंखें और चलेंगी, या मैं अपने शरीर को रेस्ट दूं तो मेरा शरीर और चलेगा। उनका ये था कि हूं जब तक ओशो का काम कर लूं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने थोड़ा उनसे ऐसे इरिटेट होके कहा, माँ ने भी कहा स्वामी जी आराम कर लीजिए, स्वामी जी अपनी सेहत भी देख लीजिए। लेकिन उनको देखकर गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति कमिटमेंट क्या होता है ना, वो मैंने सीखा कि मतलब ये ऐसा होना चाहिए कमिटमेंट। कई बार मैं देखती थी जैसे आप उनके साथ बैठे हों, और हम लोग के साथ ही होता है, कई बार बहुत फोन बजे तो इरिटेशन हो जाता है, कई बार फोन नहीं उठाते हम। लेकिन स्वामी सत्यवेदांत को कभी मैंने ये नहीं देखा कि वो किसी का फोन ना उठा रहे हो।
या अगर कहीं मेडिटेशन में नहीं उठाया तो कॉल बैक जरूर, अगर मेरा कॉल नहीं उठाया है तो कॉल बैक जरूर आएगा। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपने स्वामी सत्यवेदांत को फोन किया है और अब वो रिटर्न नहीं होगा कॉल। मैं सोचती थी कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा कहाँ से आई है शरीर में, तो शरीर कमजोर हुआ जा रहा है दिन ब दिन, कॉल सबके लेने हैं, फिर सबसे पूरी पूरी बात करनी। अभी जब मेरे यहाँ लास्ट टाइम, आई थिंक लास्ट फरवरी में ही हमारे आए हुए थे मेरी माँ की तबीयत देखने। अब आप यकीन करेंगे 2020 दिसंबर में मेरी माँ को कैंसर डायग्नोस हुआ, फिर माँ की बहुत बड़ी सर्जरी हुई, और स्वामी जी हर 15-20 दिन में माँ को फोन करके उनके हालचाल पूछते थे। और इस समय मेरी माँ को एक बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि जनवरी में शायद अभी स्वामी जी ने फोन किया कि रेखा माँ मैं आपको देखने आ जाऊं। तो क्या होता है ना, आपको ही लगता है कि अरे स्वामी जी की तो खुद की तबीयत ठीक नहीं, वो इतनी दूर से 2 घंटे सफर करके, तो मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं स्वामी जी आप मत आइए, हम आएंगे आपसे मिलने। और वो उस दिन इतने अफसोस में थी कि काश हम उनको मैंने कहा माँ ऐसी चीजों का अफसोस नहीं करते, वो जो यही ऐसा ही लिखा था। लेकिन आप सोचिए ना, वो अपनी सेहत की नहीं चिंता कर रहे हैं, हर ओशो सन्यासी की उन्हें चिंता है। और कितने लोगों की काउंसलिंग करते थे, लोगों के परिवारों के टेंशन सुलझाते थे, मैंने तो अपने सुना है अपने सामने सामने। और किसी सन्यासी माँ का या स्वामी जी का फोन आ जाएगा तो उनसे उनके बच्चों के भी हालचाल पूछेंगे, अच्छा सब वो कैसे हैं। तो दैट लेवल ऑफ, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि वो ऐसा नहीं कि हमसे जुड़े हैं, वो ऋचा से नहीं जुड़े हैं, वो एक ओशो, उनका माध्यम, वो बिल्कुल फोकस थे कि ये एक ओशो सन्यासी है, इसकी जीवन में अगर मुझे कभी कोई दिक्कत होती थी मैं रोते गाते भी उन्हें फोन किया हुआ है। तो वो जो सबकी काउंसलिंग करते थे, मुझे लगता था वो सिर्फ ओशो का एक परिवार है इसलिए निभाते जा रहे थे। और मैं कई बार सोचती थी कितना एंडलेसली निभा रहे हैं अपनी हेल्थ की चिंता किए बगैर। तो ऐसा डिवोशन, मतलब मुझे लगता है हमारे अंदर तो शायद 100th भी अगर आ जाएगा ना, तो हम अपने आप को सफल मानेंगे राघव जी, जो जैसा स्वामी सत्यवेदांत में था। मैं आपको ना एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जब भी आपने कॉल की बात की, ज्यादातर या यूं कहूं कि 100% जब भी आप उनको कॉल करेंगे उनका कॉल नहीं उठेगा, वो कॉल बैक करेंगे तो सबसे पहले उनके जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द होगा कि ऋचा जी मैं आपसे सबसे पहले तो क्षमा याचना करता हूं, मैं आपका कॉल नहीं ले पाया। तो यही जो है वो मुझे हमेशा कहते थे कि स्वामी राघव जी मैं आपका कॉल नहीं ले पाया, उसके लिए मैं सर्वप्रथम क्षमा याचना करता हूँ। अच्छा, और फिर मैं उन्हें बिलावेड और मेरा सन्यास नाम, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं स्वामी सत्यवेदांत के जाने के बाद कोई नहीं है जो मुझे मेरे सन्यास नाम से बुलाएगा, क्योंकि मैंने अपना सन्यास नाम बहुत पब्लिसाइज नहीं किया। एंड ही वाज द ओनली वन जिन्होंने कभी मुझे ऋचा नहीं बुलाया, कभी नहीं। बस फोन उठाते कहते थे हाउ आर यू बिलावेड, और मेरा नाम। एनीवेज, या तो उनकी ये बेहद खास बात होती थी हमेशा। और मैंने उन्हें हमेशा यही कहा कि स्वामी जी क्यों मुझे पाप का भागीदार बनाते हैं, आप मेरे से उम्र में, हर चीज में, तजुर्बे में, या यूं कहें कि सन्यास जगत में भी मेरे से आप कितने बड़े हैं। तो वो कहते हैं कि आपका पाप जो है ना मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ले लेता हूं आपका पाप, आपके ऊपर चढ़ने वाला पाप। तो वो इतना प्यार हमेशा उन्होंने दिया है, हर किसी को उन्होंने भर भर के बांटा है। और जो सबसे खास उनकी एक बात, मैंने बहुत सारे उनके साथ में प्रोग्राम किए हैं, तो वो सर्वप्रथम मैं यही बोलते थे हमेशा कि सर्वप्रथम मैं सदगुरु श्री ओशो के चरणों में नमन करता हूं। तो ये जो है उनकी बेहद खास लाइन हमेशा से उन्होंने बोली है हर प्रोग्राम में। जहां भी उनको पहले बोलने के लिए कहा जाता था, जब भी उनकी बोलने की बारी आती थी, तो हमेशा उन्होंने ऐसा ही दिखाया। और हर चीज के लिए, हर बात के लिए उनके हाथ हमेशा ऐसे जुड़े रहते थे। ये उनका प्यार हमारे लिए बहुत बहुत यूं कहें कि हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में भी, उनसे सीख करके आगे चलाने में भी हमारी जिंदगी बहुत काम आने वाला है। स्वामी चैतन्य कीर्ति जी हमारे साथ में, मैं चाहूंगा ऐसे में समय ना गवाते हुए उनसे थोड़े से और जो संस्मरण है, मधुर स्मरण, वो हम बात कर रहे हैं, तो और उनसे बांटे जाए। किस विषय में पूछ रहे हैं आप अब? मैं स्वामी जी को लेकर के ही जानना चाहता हूँ कि और बहुत सारे स्मरण हैं आपके पास में, आपके पास तो खजाना है, तो कुछ और खजाने में से हमें बांट दें। आज ही लिख रहा था ओशो वर्ल्ड के लिए, जो कि पत्रिका मासिक में अभी
महीने के आखिरी दिन आ गए थे, पत्रिका अप्रैल इशू तैयार होना था, तो मैं सवेरे से बैठा लिख रहा था कुछ उनके संबंध में। तो एक तो जब ओशो अमेरिका गए, उस समय उन्होंने अमेरिकन जगत को अपना परिचय देने के लिए, ओशो का परिचय देने के लिए उन्होंने पुस्तक लिखी, द अवेकन्ड वन। और उस सब में हमसे जितना जानकारी वो घूम घूम कर पर्याप्त, गाडरवाड़ा, कुचवाड़ा, यहाँ वहाँ जहाँ भी जाना पड़ा वो गए। और फिर वो किताब छप कर आ गई और फिर हम रजनीशपुरम में मिलते थे। और मिलने का मतलब ये कि हम तो रहते ही एक रूम में थे और दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक और उसके बाद डिनर तक हम अलग अलग होते थे। सिर्फ सोने के स्थान पर इकट्ठे होते थे और फिर थोड़ा बहुत होता था मिलना। लेकिन उनको भी वैसे ही काम दिए गए जो रफ एंड टफ थे, और मुझे भी उस समय वैसे ही काम मिले जो रफ एंड टफ थे। और उस रफ एंड टफ लाइफ में, ओरेगन के ऐसे क्लाइमेट में रहना एक बड़ी चुनौती थी। फिर ओशो ने उनको एक काम दिया कि जो होमलेस लोग हैं अमेरिका में, उनको न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, जगह जगह पर बाहर सोए पड़े होते हैं, उनके लिए ठिकाना नहीं, तो उनको बसों में भर के ले आओ। और वो उन्होंने बड़ी उससे सुंदरता से उस काम को निभाया, क्योंकि वो अगर किसी के आगे निवेदन या अनुरोध करें तो उसको ना करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो उनकी क्वालिटी है, और इस क्वालिटी का मैं कहता हूं कि कोई बहुत ज्यादा हमारे संगठन ने उपयोग नहीं किया है, करना चाहिए था। ये जो आज इतनी सारी समस्याएं हैं, अगर वो वहीं बने रहते, और मैं खुश था कि वो वहीं बने रहे मेरे जाने के बाद भी, लेकिन अगर आज वो उनके साथ ऐसे बने रहते तो ऐसी कोई समस्याएं आनी नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि किस तरह से बात करना, किस मिठास के साथ, किस माधुर्य के साथ, और जो औरों के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकते हैं। तो क्या वो कम्यून में उठने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व न कर देते? बिल्कुल कर देते। लेकिन ये जो आज हमारे कॉपीराइट और इस तरह के उस तरह के जो वो बातें हैं उठ खड़ी हुई हैं, वो ना होती। पर उन्होंने वो जो लोग हैं, उन्होंने ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसका जो उपयोग करना चाहिए था, फिर एक समय आ गया कि वो वहां रह के वो अपना पूरा अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे थे, तो बाहर रहने लगे। फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ रहना चाहेंगे, क्योंकि यूं तो हम वो उस तरफ थे, मैं इस तरफ था। मैं दिल्ली में था और वो पूना में थे, लेकिन कभी किसी न किसी ढंग से मिल लेते थे मेरे वहां से चले आने के बाद भी। तो उन्होंने कहा मैं नॉर्थ में रहना चाहूंगा, धर्मशाला, दिल्ली, बियॉन्ड दिल्ली। सो इस तरह के उनके भाव थे। और फिर उन्होंने सारे अपने वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जो चाहते थे। शैक्षणिक जगत में ओशो की जो विद्यापीठ है, ओशो चेयर की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील रहना, उसके लिए बार बार सूरत जाते रहे, मैं भी गया उनके साथ। उसके पहले हम जबलपुर में रानी दुर्गावती कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसमें भी गए, वहाँ भी ओशो चेयर की स्थापना करने की बात उठी थी। और एक समय जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 22 लाख स्टेज से घोषणा भी कर दी थी कि हम ओशो चेयर की स्थापना के लिए सरकार की ओर से देंगे। लेकिन फिर जो पूना में बैठे हुए लोग थे, उसमें स्वामी सत्यवेदांत नहीं, जो पूना में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने उसमें रस बिल्कुल नहीं लिया। तो वो एक तरह से वो मामला ठप हो गया। लेकिन इनकी पैशन थी कि शैक्षणिक जगत में, शिक्षा के जगत में, जैसे कि ओशो की किताब है शिक्षा में क्रांति और इस तरह की किताबें हैं, नए समाज की खोज, वो सारी चीजें
एकेडमिक वर्ल्ड में जाएं और उनके थ्रू वो भरसक प्रयास करते रहे। वो निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी अमेरिका में 17 साल और कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया उन्होंने, डबल पीएचडी थे। इतना सारा कुछ होते हुए मैं समझता हूँ कि इतने गुणी व्यक्ति के गुणों का उपयोग करना तो आना चाहिए था ना, जो कि नहीं हुआ। ये मुझे अफसोस रहा, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम स्वतंत्र रूप से जो कर सकते हैं जरूर करेंगे। फिर मैंने उनको सलाह दी कि अवेकन्ड वन जो कि 1981 तक की लिखी हुई थी, उन्होंने 1981 तक के साल तक की ओशो की लाइफ को लिखा था। तो अब तो ओशो ने शरीर छोड़ दिया था 1990 के बाद, तो उसको आप पूरा कीजिए। और उन्होंने लूमिनस रेबल नाम की किताब लिखी और वो हमने विजडम ट्री से प्रकाशित करवाई। फिर उसका हिंदी संस्करण भी निकला, ध्यान प्रेम और उत्सव के ओजस्वी ऋषि ऐसे, और एक किताब चेतना के पंख। इस तरह की किताबें फिर उन्होंने उस ढंग से ओशो, और इसमें हम जुड़े ही रहते थे दोनों एक दूसरे के साथ, क्या होना है, कैसे चल सकती है। तो ये हमारी जो एक तरह से हर कदम पर एक दूसरे को सलाह देना। और एक बार तो मैंने उनको कहा कि देखो, मुझे रशिया से निमंत्रण आया है और वहाँ बड़ी सभा होगी, उसमें वहाँ बोलना होगा, और मैं नहीं समझता कि मैं उसके लिए योग्य व्यक्ति हूँ। आप ही योग्य व्यक्ति हैं। आप रशिया जाएं और वहाँ उनको उद्बोधन दें। और वो चले गए, इतने सरल, जैसे आप कह रहे हैं वो बड़े हैं, लेकिन वो बच्चों की भांति भी थे। उनको कहो और वो मान लेते थे बात फट से, और चले गए हम रशिया, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा वहां पर। ओशो के शरीर छोड़ने के बाद उनको थोड़े समय के लिए अमेरिका जाना पड़ा था। तो फिर ऐसे उनको मिस करने लगा कि ये तो बात ठीक नहीं है कि वो यहाँ नहीं है। मुझे अंदरूनी स्थितियों का पता नहीं होता था, क्योंकि सब कुछ संगठनात्मक रूप से क्या हो रहा है, वो इनर सर्कल के मेंबर भी थे, तो उनको ये था कि सारी बात बाहर नहीं बताई जा सकती। तो फिर मैंने उनको एक पत्र लिखा जो 14 जून 1990 का है। ये पत्र है मेरे हाथ का लिखा हुआ, और उन्होंने ही संभाल के रखा हुआ था। जब पिछले दिन उन्होंने मुझे दिखाया कि कीर्ति, तुमने ये मुझे पत्र लिखा था, उसी कारण मैं वापस आ गया था। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उनका पत्र। प्रिय वेदांत जी, बहुत बहुत प्रेम। आपको मेरे पत्र और संदेश मिले होंगे। विष्णु के साथ एक पत्र भेजा था, मिल गया होगा। यह पत्र मैं आपको वापस लौट आने के लिए लिख रहा हूँ। बहुत हो गया, वहां का जीवन आपने भोगना था, भोग लिया। ओशो पूर्णिमा के पूर्व आप वापस लौट आइए। एक तो रिश्ता होता है खून का, जिसके अपने दायित्व हैं, और एक हम सब का रिश्ता है जो चैतन्य का है, कॉन्शियसनेस का है, जिसके यद्यपि वैसे दायित्व नहीं है, लेकिन सूक्ष्म तल पर उसको प्राथमिकता है। That has the priority on subtle level. आपके जाने के बाद प्रेसिडियम की मीटिंग्स में जाया करता हूँ। वो चले गए तो उनकी बजाय फिर मुझे जाना पड़ा प्रेसिडियम की मीटिंग में, जो कम्युन का प्रेसिडियम था। याद तो हम आपको हर बार करते हैं, लेकिन इस बार हमने निश्चय किया कि आपको आज ही वापस आने का निमंत्रण भेजते हैं। मेरा इस बात पर भी जोर था, अन्य बातों के अलावा, कि आपको एजुकेशन सेमिनार में होना चाहिए। एंड वी had organized the education for 21st century seminar in the commune. So he was not there, so I said he must come. कुछ कार्यक्रमों की आपके बिना मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कार्यक्रम तो हो जाते हैं, लेकिन आपका टच मिसिंग होता है। So I wish you to be here, as Osho always wishes you to be here. सभी आपको याद करते हैं, मैं भी, लेकिन कभी कभी मैं कम मुखर होता हूँ किसी बड़ी घटना की पूर्व तैयारी में। और मेरी कोई फरमाइश नहीं है, आप वापस आ जाइए, यही एकमात्र फरमाइश है। यहाँ सभी की ओर से आपको प्रेम। ये 14 जून 1990 को लिखा था, और गुरु पूर्णिमा तक वो आ भी गए। अब ये कोई कम्युन का ऑफिशियल लेटर नहीं था,
मुझे कहा गया कि तुम उनसे ज्यादा जुड़े हो तो तुम्हारा कहानी टालेंगे आ जाएंगे। तो ये हाथ का लिखा हुआ लेटर है जो मैंने उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। स्वामी सत्यवेदांत जी जो है इतने प्यार से हमेशा भरे रहे कि शायद उन्होंने दोनों हाथों से इतना प्रेम बांटा और संसार ने उनको उतना ही ज्यादा प्रेम भी दिया। तो हमारे पास में ये जो खास तस्वीर है, इससे देख के पता चलता है कि कितना प्रेम में हमेशा जो है स्वामी जी रहे। और ऋचा जी हमारे साथ में, ये बेहद खास तस्वीर है आपकी। तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि स्वामी जी को लेकर के और यहाँ पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि खजाना सबके पास में बहुत सारा ये है। तस्वीर शायद तब की है, मैं ओशो धाम में कैंप किसी और का कर रही थी, मुझे याद नहीं मैं किनका कैंप कर रही थी, लेकिन स्वामी जी तो वहां थे ही। तो मैंने उनसे कहा था कि एक आपका इंटरव्यू ओशो पर मैं रिकॉर्ड करना चाहूंगी, जो अभी मैंने दोबारा, और मतलब पहले हमने अपलोड कर दिया था, बट अभी मैंने जब एक सीरीज अपने चैनल पे शुरू की अंडरस्टैंडिंग ओशो करके, तो स्वामी चैतन्य कीर्ति का सेकंड इंटरव्यू था। मैं स्वामी सत्यवेदांत का कुछ साल पहले का रिकॉर्डेड था, मैंने उसको ठीक से और फिर से एडिट वगैरह किया और अपलोड किया था। तो ये इस समय की फोटो है। मेरा क्या होता था ना राघव जी, बहुत हर समय मैं कई बार ऐसा लगता है कि जब आप किसी के बहुत क्लोज होते हो तो आपको उस व्यक्ति की फिक्र ज्यादा होती है। तो कई बार आप ये सोचते हो कि नहीं अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करें, अभी उनसे बात ना करें। तो मैं हमेशा, मुझे लगता है मैं ज्यादा हिचक में रही कि नहीं हर समय स्वामी जी को क्या फोन करना। तो मैं कई बार ना अपनी माँ से, क्योंकि माँ से फिर भी ज्यादा बात कर लेती थी, तो मैं उन्हीं से पूछ लेती थी, अच्छा बताओ देश के किस कोने में कहाँ घूम रहे हैं स्वामी जी। मैं 2 ही सवाल पूछती थी, स्वामी जी की तबीयत कैसी है? तो कहती थी कि नहीं अभी कुछ दिन पहले ठीक नहीं थी। मैंने कहा लेकिन अभी घूम रहे होंगे, अभी बताओ कहाँ है? कभी बैंगलोर, कभी कहीं कहाँ, कभी सोलन, हिमाचल। तो मैं उनके सारे अपडेट्स ना ज्यादातर अपनी माँ से लिए। और मैं कभी कैंप में जाती थी तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा जब आप लोग जब हम क्लोज होते हैं तो हमें ज्यादा फिक्र होती है। तो मैं स्वामी जी से सबसे कम बात करती थी, मुझे कई बार लगता है। लेकिन कई बार कोई जो फर्स्ट टाइम सन्यासीज होते हैं या फर्स्ट टाइम कैंप करने आए हैं, उन लोगों को नहीं इतना वो समझ में आता। तो मैं देखती थी एक ही टेबल पर वो पूछे जा रहे हैं लोग सवाल उनसे, स्वामी जी खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। और मुझे ना अंदर ही अंदर के वक्त गुस्सा आता था कि स्वामी जी मना क्यों नहीं कर रहे हैं बात करने से, व्हाई इज ही टेकिंग सो मच स्ट्रेस। लेकिन एज आई सेड अर्लियर, मुझे धीरे धीरे प्रोसेस में समझ में आने लगा कि स्वामी जी इन सारे कष्टों से शायद ऊपर उठ चुके हैं और उनको अब सिर्फ ये समझ में आता है कि ओशो का मैसेज कितना फैला देना है। तो हर जो भी सन्यासी या जो भी लोग हैं जो ध्यान करने आए हैं, वो जो भी सवाल पूछेंगे जवाब देते रहना है। तो मैं कई बार ये फील करती थी कि मैं क्यों इरिटेट हो रही हूँ, स्वामी जी जो इतना एक्सर्ट कर रहे हैं अपने को। तो मैं सही बताऊं, पिछले कुछ सालों में मैंने उन्हें बहुत कम फोन किया कि मैं फोन करूंगी तो उन्हें परेशानी ना हो, तो मैं सारे अपडेट्स माँ से ही लिए। लेकिन हाँ, पिछले साल जब हमारे घर आए थे तो हम लोग काफी देर बैठे, फिर मैं उनको चिढ़ाती थी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, स्वामी जी के स्वागत में ना हमारे घर में हमारी माँ इतने पकवान बनाती थी। तो मैं स्वामी जी से पिछली बार मुझे याद है मैंने उनसे कहा स्वामी जी जल्दी जल्दी आया करिए, जब आप हमारे घर आते हैं ना तो बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है। तो माँ गुस्सा होती थी, कहती तुम तो ऐसे बोलती हो जैसे हम तुम्हें खाना नहीं अच्छा खिलाते। तो इस तरह का एक रिश्ता स्वामी जी के साथ था कि मतलब स्वामी जी हमारे घर आ रहे हैं तो मतलब होता है कि बस आज तो पलक पावड़े बिछा के स्वागत करना है। बट वो एक रोटी खानी है उन्हें, इतना कम खाना, मतलब क्या बोलूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फ्रेग्रेंस हम लोगों ने ली है ना, बहुत ब्लेस्ड है। हम लोगों ने ओशो को नहीं देखा, लेकिन और मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कहूंगी, स्वामी चैतन्य कीर्ति हुए, माँ धर्म ज्योति हुई, हम इनको ही देख पा रहे हैं ना, इनसे मिल पा रहे हैं, इनको छू पा रहे हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं आप सोचिए। तो नीलम माँ, अब नीलम माँ की कितनी कई बार याद आती है। तो और क्योंकि इन लोगों ने ना, मैं तो खासकर क्योंकि जर्नलिज्म से आई थी तो बहुत एक नेगेटिव फील्ड से आई थी, बहुत एक प्रोफेशन में ही हो जाता है। आई थिंक उसी से मेरा दिमाग ऐसा हो भी गया था कि मुझे लगा कि मुझे कहीं एक स्पिरिचुअल एंकर की जरूरत है। तो इन लोगों ने सब जिनके मैंने नाम लिए सब इन लोगों से एक बड़ा अनकंडीशनल लव और एक वैसा वाला, आप स्वामी चैतन्य कीर्ति से मिले, स्वामी सत्यवेदांत से मिलते थे तो आपको लगता था कि इनकी उम्र के हिसाब से आपको ऐसा लगता था एक 10 साल का 5 साल का छोटा बच्चा जिससे मिल रहे हैं। जिस तरह से ये आपको गले लगाएंगे या जिस तरह से ये हंसेंगे, तो मैं कई बार सोचती थी यार इतने अच्छे से ये लोग हंस पा रहे, इतना तो मैं नहीं हंस पा रही, क्या हो गया, मैंने अपने अंदर कितना भर लिया है दुनिया जहां का तनाव।
तो ग्रेजुअली इन लोगों के साथ रहते 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 काफी बदलाव अपने अंदर भी लाने की कोशिश की, पता नहीं कितने आ पाए, बट आई थिंक यही स्वामी सत्यवेदांत हुए, सब लोग हुए, दे आर लव पर्सोनिफाइड, और इन्हें तो सीधे मास्टर से मिला है ना, तो हमारे लिए तो जो है वो ये लोग हैं। एंड आई एम श्योर स्वामी सत्यवेदांत हैज लेफ्ट द बॉडी बट ही विल बी अराउंड। मतलब आप सोचिए मेरी बेटी का क्लासिकल म्यूजिक का एक, अभी आपने म्यूजिक क्लासिकल की बात की, स्वामी जी को कितना शौक था शास्त्रीय संगीत का। मेरी बेटी तो बहुत छोटी थी, कितना 8-10 साल की रही होगी, 12 साल की, उसका प्रोग्राम था इंडिया हैबिटेट सेंटर में, स्वामी जी वो सुनने आए थे, और उस दिन भी उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, तो मैंने माँ से कहा स्वामी जी आएंगे, बोली हाँ आए, तो मतलब हमें तो बुलाने में भी हेजिटेशन हो रहा था कि पता नहीं वो परेशान ना हो, बट ही केम ऑल द वे, ही सैट टू हियर माय डॉटर्स परफॉर्मेंस। तो इतना कैसे कर लेता था कोई व्यक्ति, मतलब मेरी समझ से तो परे, इंसानी सोच समझ से तो परे, कुछ तो एक स्पिरिचुअल ऊर्जा है जो चलाती थी उनको शायद। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं जब पहली और आखिरी बार, क्योंकि प्रोग्राम्स मैंने बहुत सारे किए, लेकिन स्वामी जी से मिलने का सौभाग्य जो है मुझे तभी मिला, जब भी पिछले दिनों में अभी हॉस्पिटल से वो ओशो धाम आए थे। तब मेरी उनसे मुलाकात हुई, बेहद खूबसूरत मुलाकात ऐसे थी कि जब मैं गया तो स्वामी जी किसी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हुई, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके मुझे मेरा स्वागत किया। फिर मैं उनके पास गया, गले तो लग नहीं सकता था क्योंकि इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ों का खतरा भी था और वो अभी बीमार ही थे। तो मैंने उनसे नमन किया, उनके पैर छुए और फिर उनके हाथ को मैंने अपने हाथों में लिया। एकदम इतने मुलायम हाथ, बहुत सुंदर, बहुत सॉफ्ट, जो है इतने इतने सॉफ्ट हाथ थे। मैंने उनके हाथ को अपने माथे पे लगाया और फिर हल्का-सा मैंने चूमा और फिर स्वामी जी से पूछा मैंने कि आप कैसे हैं? स्वामी जी ने बोला कि मैं ठीक हूँ राघव जी। फिर वो खुद ही बताने लगे कि कैसे उन्हें हार्ट अटैक आया था, कि मेरी दोनों टाँगें जो हैं शिथिल हो गई थी, जैसे जो है बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी जब उन्हें हार्ट अटैक आया। तो मैंने तभी उन्हें रोका बीच में कि स्वामी जी आप अपनी तबीयत का ख़्याल रखें, आप इससे ज़्यादा आगे ना कहें कुछ भी। हम ये आप ठीक हो जाएँगे फिर हम आराम से बात करेंगे। पर कौन जानता था कि स्वामी जी शरीर से हम सब लोगों से दूर चले जाएँगे। मेरा सौभाग्य था कि मैं कम से कम उन्हें एक बार तो मिल पाया। कीर्ति स्वामी, मैंने ना 19 अक्टूबर को आपके साथ फोटो भेजी थी उनको, स्वामी जी आई एम इन निसर्गा, उनका जवाब आया था ग्रेट न्यूज, प्लीज गिव माय प्रणाम्स टू कीर्ति स्वामी एंड टू माँ प्रिया। उसके बाद जब उनका वाला एपिसोड मैंने अपलोड किया तो उनको लिंक भेजी, तो आया लविंग ग्रेटिट्यूड एंड सेंडिंग यू बास्केट फुल ऑफ लव, और फिर मेरा संन्यास नेम। अब ये मैसेजेस ही रह जाएंगे हमारे पास यादों के नाम पर। बिल्कुल आपने सही कहा, मैसेजेस मेरे पास में भी बहुत सारे हैं स्वामी जी को लेकर के, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे स्वामी जी आज भी हमारे बिल्कुल शरीर में हमारे साथ में, उनकी आवाज़, उनका जो अंदाज़ कहें, वो आवाज़ हमेशा कानों में गूंजती रहती है। एक उन्हें जब मैंने कई बारी इंटरव्यू में, प्रोग्राम में मैंने उनके साथ में किया है, तो हमेशा वो जो उनकी जो छवि है, उनका कहने का तरीका, वो हर चीज़। एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे ना, जब भी स्वामी जी किसी भी प्रोग्राम में बैठते थे, शुरुआत में मुझे याद है सबसे पहले प्रोग्राम में हमने जब बात की थी पिछले साल, पूरे तथ्य लेकर के स्वामी जी बैठते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो कुछ भी ऐसे ही कह देंगे। वो पूरे गणित के साथ में तथ्यों को सामने रखते थे। जब मुझे याद है स्वामी चैतन्य कीर्ति जी भी उस प्रोग्राम में थे, मुझे अच्छे से याद है। पहला जो उनका हमारे साथ में प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने पेपर में सब कुछ लिखा हुआ था, सारे तथ्यों को लिखा हुआ था, फिगर्स लिखे हुए थे। तो बहुत अच्छे से डीप
होमवर्क करके स्वामी जी हमेशा जहाँ तथ्यों को बताना होता था। मैं एक जो 2 ख़ास तस्वीरें हैं स्वामी जी की, जो अंतिम तस्वीरों की बात करूँगा मैं यहाँ पे। स्वामी सत्यवेदांत जी को लेकर के स्वामी चैतन्य कीर्ति जी वहाँ पर मौजूद थे। मैं वो 2 तस्वीरें यहाँ पर पहले साझा करना चाहूँगा, अंतिम दर्शनों की। स्वामी जी, आप वहाँ मौजूद थे जब स्वामी जी ने शरीर छोड़ा, और मुझे पता है कि वहाँ पर स्वामी जी ने जाने से पहले भी बात की थी। तो क्या हमें कुछ आप शेयर करना चाहेंगे स्वामी जी की अंतिम यादों को लेकर के? बस हम कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये कि अपनी जो हमारी भाव भंगिमा एक दूसरे के को देखने की जो चेहरे पर आता था भाव, उसी से संवाद हो जाता था, हार्ट टू हार्ट, simply looking at each other and feeling each other, and that's the way we were communicating with each other. ऐसा और कुछ वहाँ तो उनको ऑक्सीजन भी आखिरी दिनों में सब दिया जा रहा था, तो सिर्फ उनको कोई परेशानी ना हो, हम आसपास रहें, लेकिन हमारे होने से कोई परेशानी ना हो, इस बात का हम ख्याल रखते थे। ये संवेदनशीलता बनी रहती थी। और फिर इतने सौम्य ढंग से वो उन्होंने शरीर छोड़ा और शरीर देह मुक्त हुए, तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि ऐसी आसपास जो संवेदनशीलता सन्यासी ने दिखाई, जो आसपास रहे, उनकी ओर से एक प्रकार से नॉन इंटरफियरिंग अवेयरनेस एंड प्रेजेंस, दैट्स व्हाट वी वर एबल टू व्हेन वी वर अराउंड हिम। तो ये सब ऐसी भाव दशा में रहे, और उसी में जब सुबह 3 बजे चांद पूरी अपनी खिलावट पर था, पूर्णिमा अपने पूर्णता में थी, तब उन्होंने देह त्याग किया। जैसा कि उनका नाम है वसंत जोशी, तो ये वसंत का महीना और ये ओशो एनलाइटनमेंट डे सेलिब्रेशन और इतने सन्यासियों का समागम आसपास, जो उनकी ध्यान और प्रेम की ऊर्जा उनको उपलब्ध हो रही है, इससे बड़ी और क्या धन्य भाव हो सकता है, धन्यता हो सकती है। वो उनको बहुत सौभाग्यशाली रहे, वो भी कि उनको ऐसे माहौल में जीने का एक अवसर मिला, जो ओशो धाम से बढ़िया और कोई माहौल उस समय नहीं हो सकता। हॉस्पिटल गए थे 2 मार्च को, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा जैसे ही स्टेबलाइज हुए कि मुझे वापस ओशो धाम जाना है, यहाँ नहीं रुकना है। तो सारी व्यवस्था ओशो धाम में कर दी गई। उनके नेक्स्ट रूम में 4 डॉक्टर मौजूद रहे सारा समय, जो कि सूरत से आए थे, और बाकी जो ओशो धाम का अपना स्टाफ है, उसके सारे लोग 24 आवर्स एक तरह से विजिलेंट रहे उनके आसपास, कि किसी समय जो भी जरूरत हो वो उनको मुहैया करा दी जाएगी। स्वामी अतुल निरंतर बने रहे वहाँ पर, और उनके जो और साथी मित्र हैं, मैं तो, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उस समय वहाँ 16 मार्च से 21 मार्च को संबोधि महोत्सव का संचालन भी करना था, और इसका एक तरह से चश्मदीद साक्षी भी होना था सब चीज़ों की, क्योंकि अब उनके पंख खुल रहे थे और वो उड़ने की तैयारी में थे, और उन्होंने तैयारी पूरी कर ली थी। In spite of all the pain, all the troubles that body was going through, he was bearing it calmly, beautifully, with grace, with blessing from the existence, and he did it all so well. बहुत अच्छे से उन्होंने देह त्याग की तैयारी की थी अपनी, और ऐसे ही देह मुक्त हो सके,
बहुत अच्छी अवस्था है। स्वामी जी ने जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन पूरा देश नहीं, पूरा संसार यूं कहें कि सेलिब्रेट कर रहा था। सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि रंगों का उत्सव था उस दिन। और मुझे याद है मैं उस सेलिब्रेशन में शामिल हुआ, ओशो धाम और फिर उनके कन्वेनेशन में, अग्निदाह में। बेहद खूबसूरत तरीके से स्वामी जी को हंसते हुए, खिलखिलाते हुए उनको विदाई दी गई, क्योंकि जो उनकी अंतिम विदाई, वो मंजर ही बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था कि स्वामी जी इतने प्यार से, इतने शांत, मानो कि बस सो रहे हैं, अभी उठ पड़ेंगे। चलने से पहले ऋचा जी, अनुरुद्ध जी, आप कुछ कहना चाहेंगे स्वामी जी जी, की एकदम एक थॉट आया यादों मुझे, पर? एक मतलब जी। एक बड़ी खूबसूरत इंसान की एक पहचान होती है, तो हमारे जो ड्राइवर हैं उनका नाम तुलाराम है। और कई बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी को छोड़ना है या ओशो धाम से लाना है, तो तुला ने बहुत बार उनको पिक ड्रॉप किया है। तो वो तुला से भी इतने प्रेम से मिलते हैं ना, तो कैसे हैं तुलाराम जी? स्वामी तुलाराम जी आप कैसे हैं? थोड़ा तो एम्बैरेस हो जाते थे हमारे तुला जी, लेकिन वो इतना इतना प्रेम तुला पर बरसाया है। उस दिन मैंने कहा तुला स्वामी जी चले गए, तो उसको भी इतना दुख हो रहा था। तो मतलब यही होता है ना, ऐसा नहीं कि हमारे घर आए तो बस गाड़ी में बैठे और अच्छा एक ड्राइवर है तो हमें ले जा रहा है। आपको देखना चाहिए था, वो इतनी खूबसूरती से तुला से बात करते थे ना, हम लोग बहुत हंसते थे। तुलाराम जी आप कैसे हैं? वह बहुत स्वीट। तो उससे पता चलता था कि जो प्रेम है ना अंदर, वो ये देख के नहीं बरसता कि कहाँ किस पर बरसना है, वो बस बरसता है। तो वही थे स्वामी जी। अभी मैं इनफैक्ट देख रही थी, तो उस दिन जब लास्ट विजिट हमारे घर की थी, तो उस दिन वो मेरी असिस्टेंट से भी मिले थे, कृतिका से। तभी मैं देख रही थी, जाने के बाद जब उन्होंने मैसेज किया ना, तो हमारे घर के लोगों के साथ कृतिका का भी नाम लिखा। इट इज सो लवली टू मीट कृतिका। तो यू नो इतना पर्सनल अटेंशन हर एक को देना, वो उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। यूं कहूंगा कि वो प्रेम से इतने ज्यादा भरे हुए थे कि जिंदगी में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम बांटा, क्योंकि ध्यान को पूरी तरह से उपलब्ध थे, होशपूर्ण उन्होंने अपने जीवन को हमेशा व्यतीत किया, और हर मोमेंट में वो खिलखिला करके हंसते गुदगुदाते रहे। तो स्वामी जी का एक बेहद खास, मैं यही कहूँगा कि शायद उनकी स्मृतियाँ इतनी हैं कि शायद पता नहीं कितने सारे प्रोग्राम, कितने महीने, कितने साल यहाँ निकल जाएँगे। सभी के साथ में वो हमेशा प्रेम से उतना ही जुड़े रहे, सभी का उन्होंने हमेशा ख़्याल रखा, जो भी उनसे जुड़ा, वो उन्हीं का होके रह गया। तो ऐसे स्वामी सत्यवेदांत जी को मैं शत-शत नमन करना चाहूँगा। और ऋचा जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। स्वामी चैतन्य कीर्ति जी आपका भी बेहद दिल से शुक्रिया। और हमारे तमाम जो टीएनसी लाइव परिवार का हिस्सा है, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका भी सबका दिल से शुक्रिया। क्योंकि मुझे पता है उनके अंदर भी स्वामी सत्यवेदांत जी के लिए वही भाव है जो हमारे दिल के अंदर है। इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा। प्रणाम, नमस्कार।